हाँ जी, नमस्कार। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेशों को हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा हमारा ये टॉपिक रहेगा। पहले टॉपिक में हमने भारत के सामान्य परिचय को हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें भारत की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, अन्य देशों के साथ भारत के क्षेत्रफल का हमने कंपैरिजन किया, भारत की सीमाओं को जाना, द्वीप समूहों के बारे में हमने चर्चा की। तो बेसिक बातें हमने कंप्लीट कर ली है। 4 से 5 सेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख लीजिए, चैनल को विजिट कर लीजिए। आज हम बात करेंगे भौतिक प्रदेशों को लेकर। ठीक है साहब। तो सबसे पहली बात, भौतिक प्रदेशों में हम पढ़ने क्या वाले हैं, भौतिक प्रदेश हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले आप इस बात को समझिए। भौतिक प्रदेशों को पढ़ने का रीजन है धरातलीय स्वरूपों को जानना, जिसमें हम जिसमें हम पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, मिट्टियां, जलवायु, इन सब को लेकर हम चर्चा करेंगे, यानी कि उच्चावचों का हम अध्ययन करते हैं। तो भारत के हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो भारत के धरातलीय स्वरूपों को हम जानेंगे। बिल्कुल बेसिक बात से मैं टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। उम्मीद है आपको ये बुक का प्रिंट अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। हाँ जी, देखिए, धरातल के पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है, हम सब जानते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ से निकल के आती है, पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है, या इसी को हम 460 करोड़ वर्ष भी बोल देते हैं। अरब, करोड़, बात एक की। ठीक है, हम जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसका हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। इंडियन प्लेट का खिसकना वर्तमान में भी जारी है। ठीक है, इसको हम बिल्कुल पूरा शानदार तरीके से समझते हैं कि इन लाइनों का मतलब क्या है। इसके अलावा एक बिंदु हम और पढ़ते हैं। देखिए, ये आपने जरूर सुना होगा, अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया। किसने? वेगनर ने। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में प्रायद्वीपीय भारत और ये सभी क्षेत्र शामिल हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा दोस्तों, कि अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, पेंजिया क्या है। इसको मैं पूरा विस्तार से आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप सभी का ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, सुनने पर, समझने पर होना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है। समझने के लिए हम एक ये पृथ्वी बना देते हैं। ठीक है साहब। और इस पृथ्वी के बीच में एक विशाल भूखंड है, इस प्रकार से बना हुआ है, एक विशाल भूखंड है। ठीक है, और इस भूखंड के चारों तरफ क्या है? यहाँ पर है जल, पानी। ये लीजिए, ठीक है। जो ये पानी है, इसको, जो ये जल क्षेत्र है, इसको ज्योग्राफी की लैंग्वेज में क्या कहा गया? पेंथालासा। आप पुस्तकों में ये वर्ड पढ़ते भी होंगे। और जो ये विशाल भूखंड है, इसको किस नाम से संबोधित किया जाता है भूगोल में? पेंजिया। ये लीजिए साहब, पेंजिया। अब भूगर्भिक हलचलों के कारण यहाँ पे क्या होता है कि ये पेंजिया दो हिस्सों में टूट जाता है। चलो साहब, इसको तोड़ देते हैं। ये लो साहब, दो हिस्सों में तोड़ दिया हमने। इस प्रकार से, ये लीजिए। ठीक है साहब। अब बीच में यहाँ पे भी पानी आ जाएगा। ठीक है, और ये पानी क्या है दोस्तों? एक तरीके से 33 सागर ही है। दो हिस्सों में पेंजिया टूट गया, तो ये उत्तरी पेंजिया हो गया और ये दक्षिणी पेंजिया हो गया हमारा। ठीक है, धीरे धीरे समय निकलता गया। ऐसा कहते हैं कि भूगर्भिक हलचलों से ये दोनों दोनों पिंड आपस में टकराते हैं, और इससे क्या होता है दोस्तों? 7 भूखंडों का निर्माण होता है।
जिनको हम क्या कहते हैं वर्तमान में, महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, उत्तरी पेंजिया की अगर मैं बात करूं तो उत्तरी पेंजिया से किस किस का निर्माण हुआ? यूरोप महाद्वीप का। इसी तरीके से किसका हुआ? उत्तरी अमेरिका का, यूरोप का। इसका निर्माण उत्तरी अमेरिका से होता है। उत्तरी एशिया भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर हम इधर चलें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा इसमें। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, सब इस दक्षिणी पेंजिया में आ जाते हैं। क्या मेरी बात आ रही है आपको समझ में? ये हो गया उत्तरी पेंजिया, और ये हो गया सर दक्षिणी पेंजिया। और इसी में क्या आता है? दक्षिणी एशिया आता है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, सब इसी में आता है। और दक्षिणी एशिया में ही हमारा क्या आता है? भारत आता है। ठीक है। जो ये उत्तरी पेंजिया है इसी को हमने क्या बोला? अंगारा लैंड बोला, जिसको लोअर एशिया भी बोलते हैं, और दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड बोला। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है दोस्तों? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, क्योंकि दक्षिणी एशिया इसी में है और भारत, प्रायद्वीपीय भारत किस में आता है? दक्षिणी एशिया में आता है। अब मैं वापस से आपको बुक पर लेकर चलता हूँ दोस्तों। अब उस बिंदु को हम समझते हैं। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, ये देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। उम्मीद है अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, और ये चारों तरफ जो जल क्षेत्र आप देख रहे हो दोस्तों, ये है 33 सागर। उम्मीद है ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होगी। और भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, मूल भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए बहुत सारी जो बातें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो सब यहीं पे मेंशन है। 33 सागर के बारे में यहाँ पे जिक्र किया है। मैं सीधे पॉइंट पर चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए भारत भू आकृतिक प्रदेश, इसको समझिएगा, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनता है। कैसे? जो भारत का जो क्षेत्र है उसको हम पर्वत, पहाड़ों में, मैदानों में, पठारों में, क्षेत्र में डिवाइड कर देते हैं। कौन कितना परसेंट है? अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में तो ये हो जाएगा दोस्तों 10.6%। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो 18.5%, पठार 27.7%, और मैदानी क्षेत्र 43.2%। इनको क्रम में जमाने को लेकर भी आपको परीक्षा में प्रश्न दिया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे कौन है? मैदानी क्षेत्र। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे तो फिर है पठारी क्षेत्र, थर्ड पर है पर्वतीय क्षेत्र, और चौथे नंबर पे है, सॉरी ये नहीं आएगा, थर्ड पे पहाड़ी हुआ ना, और फोर्थ पे क्या हो जाएगा? पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्तरण एवं विवर्तनिक इतिहास उच्चावचीय विशेषताओं एवं अपर्दन प्रक्रमों के आधार पर भारत को 4 वृहत प्रदेशों में, इसके अलावा 20 मध्य स्तरीय एवं 58 लघु स्तरीय भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अब ये देखिए 4 वृहत स्तरीय प्रदेश कौन से हैं, थोड़ा सा इन पर भी प्रकाश डाल देते हैं। ये देखिए, बाकी आगे हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं एक एक बिंदु को। जैसे पहला पार्ट रखा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जिसको मूल भारत हम बोलते हैं, भारतीय तट एवं द्वीप। तो इस प्रकार से 4 मूल भागों में डिवाइड किया है। फिर वैसे ही आगे मैं बढ़ता हूँ। भूवैज्ञानिक संरचना एवं शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को कितने भागों में यहाँ पे बांटा है? 3 भागों में डिवाइड किया है। प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, इन सबको हम डिटेल में विस्तार से जब इनका टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। अभी अनावश्यक एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। ठीक है, इनको हम डिटेल से जब हम चर्चा करेंगे आगे तो पढ़ेंगे। अब देखिए मुख्य रूप से भारत को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड करते हैं? ये देखिए
और इसको हम मैप से समझते हैं। ये देखिए मोटे तौर पर भारत को, ये देखिए इसको थोड़ा सा, ये देखिए मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित 6 भू आकृति खंडों में बांटा जा सकता है। ये लीजिए साहब, और डायग्राम भी आपके सामने है। पहला पार्ट क्या हो जाएगा, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, ठीक है। वैसे ही दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, उत्तरी भारत का मैदान। थर्ड पर है प्रायद्वीपीय पठार। चौथे नंबर पर है भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। और पूरे मैप के अंतर्गत अलग अलग कलरों से, ये देखिए, ये विभाजन किया है। मैप से आप देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। आप अगर रेड कलर से देखेंगे तो ये उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें हम हिमालय पढ़ेंगे, फिर उनका भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तरी भारत का विशाल मैदान, आप ये देखिए नदियों के द्वारा जो निर्मित है ग्रीन कलर में। फिर वैसे ही भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला प्रायद्वीपीय पठार जिसको हम मूल भारत कहते हैं, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ये वाला, ठीक है जी। फिर तटीय मैदान और ये द्वीप समूह, ये दोनों तरफ द्वीप समूह आपको दिखाई देंगे बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में। समय आने पर इन पर विस्तृत चर्चा होगी। ठीक है जी। तो पहले भाग को हम स्टार्ट करते हैं, पहले भौतिक प्रदेश को, इसका नाम है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। आइए साहब, ये लीजिए। हाँ जी, आपके सामने है। बिल्कुल, बहुत सिस्टेमेटिक वे में बुक में ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। देखिए जहाँ पर डायग्राम होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, सब कुछ मेंशन है। पहला भौतिक प्रदेश उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। इसको सबसे पहले हमने 3 भागों में डिवाइड किया, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। वैसे ही फिर हमने ट्रांस हिमालय को भी 3 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। फिर उसके बाद हिमालय को महान, लघु और शिवालिक हिमालय, और जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं जिसमें पटकाई बूम, नागा हिल्स, मीजो हिल्स, तो एक एक को हमने डिवाइड करके बुक में दिया है। और अगर आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं दोस्तों, ये बुक मार्केट में भी अवेलेबल है, नोट्स बनाने की कोई टेंशन नहीं है। तो आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं, मैं भी बुक से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। सैंपल देखना चाहे तो उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने डिवाइडेशन कर दिया है। अब सबसे पहले हम इनको पढ़ें, आगे बढ़ें उससे पहले अब हमें हिमालय के बारे में बात कर लेनी चाहिए कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर बाकी आगे हम इन श्रेणियों के बारे में भी पढ़ेंगे, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक के बारे में भी विस्तृत हमारी चर्चा रहेगी। सबसे पहली बात आती है कि हिमालय की उत्पत्ति को लेकर, कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है और इसकी उत्पत्ति को लेकर क्या विभिन्न मत हैं, उनको भी हमारे लिए जानना समझना जरूरी, क्योंकि ये समझने की बात है। ठीक है, इन श्रेणियों पे ऊपर मैं आगे बाद में आपसे चर्चा करने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले मैं आपको उत्पत्ति को लेकर, ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट को समझिएगा आप। विद्वानों ने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं, और मुख्य रूप से हम 3 विचारों को हम समझेंगे। पहला है भू अभिनतिक उद्भव, भू सन्नति का सिद्धांत जिसको ये भी बोला जाता है। उसके बाद दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स जो आप बोलते हैं, पढ़ा भी होगा आपने। उसके बाद लंबवत संचलन, तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमारा जो सिद्धांत आता है वो देखिए, कोबर का भू अभिनति सिद्धांत, ठीक है ना। और इसी सिद्धांत को दोस्तों क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, भूसन्नति का सिद्धांत भी इसी को बोला जाता है, या भू अभिनति का सिद्धांत भी बोलते हैं। कोबर ने ये दिया था।
अब देखिए इस सिद्धांत को एक बार के लिए यहाँ से आप भूल जाइए और दो तीन बातें मैं आपको समझाना चाहूँगा, उनको आप समझिए, पूरा सिद्धांत आपको समझ में आ जाएगा। जो कोबर महोदय हैं वो क्या कहते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको समझिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में आपको समझाया कि ये क्या है, या वापस से मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया कि ये एक बहुत बड़ा विशाल भूखंड था, फिर भूगर्भीय हलचलों की वजह से ये इसके दो टुकड़ों में ये विभाजित हो गया, और फिर धीरे धीरे कालांतर में इस प्रोसेस में वही हजारों लाखों वर्षों का समय लगा, फिर ये 7 खंडों में विभाजित हो गया जिनको हम महाद्वीप कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये अंगारा लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है, और यहाँ पे बीच में ये गैप आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है, यानी कि 33 सागर है। अब इसी बात को एक तरफ गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड है, ये दो भूखंड है। इसी को मैंने यहाँ पर डायग्राम में आप देखेंगे, ऐसे समझ लीजिए ये एक हिस्सा है गोंडवाना लैंड का और ये हिस्सा है अंगारा लैंड का। अब देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, ये जलीय सागर है। अब यहाँ से नदियाँ निकल रही है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से भी नदियाँ निकल के इस जलीय सागर में आके गिर रही है, और नदियाँ अपने साथ क्या लेकर आती है, अवसाद लेके आती है। वैसे ही अंगारा लैंड की तरफ से भी नदियां आके इसी जलीय सागर में गिर रही है और अपने साथ अवसाद लेके आ रही है, और ये धीरे धीरे ये अवसाद यहाँ पर एकत्रित हो रहा है, धीरे 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 धीरे, और एक टाइम धीरे धीरे मतलब ये इस प्रोसेस में वही हजारों लाखों वर्ष लगे हैं, धीरे धीरे ये अवसाद यहाँ पे जमा होने लगा और इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये जो वाला क्षेत्र है ये नीचे की तरफ झुकने लगा। ये जैसे पहले ये क्षेत्र यहीं तक था, ठीक है, अब अवसाद की मात्रा बढ़ने से इसमें थोड़ा सा झुकाव हुआ तो ये नीचे की ओर अंदर की ओर धंसने लगा, फिर और अवसाद बढ़ा तो यहाँ पे ये और नीचे की तरफ झुकने लगा। आप समझ रहे हो, इस डायरेक्शन में बल लग रहा है। आ रही है बात समझ में। और फिर एक टाइम ऐसा आया दोस्तों, धीरे धीरे हजारों लाखों वर्षों के बाद ये जो एरिया था ना, यहाँ पे प्रारंभ में जो ये क्षेत्र था, जब ये अवसाद अंदर भरने लगे तो ये एरिया जाने लगा नीचे, और ये जो दोनों भूखंड थे ये एक दूसरे की तरफ नजदीक आने लगे। इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि दोनों भूखंड नजदीक आने लगे दबाव की वजह से। या इसको आप आसान भाषा में इसको ऐसे समझ लीजिए, अपने देसी अंदाज में हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जैसे सर्दियों में रजाई कंबल वगैरह ओढ़ते हैं, उससे पहले उनको धूप दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी छत पे ये दो सरिये लगे हुए हैं लोहे के इस तरीके से, ठीक है। और ये इन दो सरियों के यहाँ पे ये एक क्या, ये कोई रस्सी वगैरह बंधी हुई है, ठीक है। अब जैसे कोई भारी कंबल वगैरह आप लेकर आते हो अपने साथ और इसको ऊपर लाके टाक देते हो, तो आपने देखा होगा कि ये रस्सी नीचे की ओर झुक जाती है इस तरीके से वजन की वजह से, और ये दोनों पिलर इस डायरेक्शन में आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के यूं मुड़ जाते हैं वजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे दबाव बढ़ रहा है। तो ये दोनों, ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा। आप समझ रहे हो, वही चीज यहाँ पे हो रही है। फिर अवसाद जमा होने की वजह से, दबाव बढ़ने की वजह से, प्रेशर से ये भूखंड एक दूसरे के क्या है, नजदीक आ रहे हैं। और जब ये दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इस अवसाद में क्या है, वलन पड़ना शुरू हो गया। ये अवसाद इस तरीके से निकलने लगे ऊपर, यही तो है वलन, मोड़दार। और यहाँ से हिमालय की उत्पत्ति इस प्रकार से मानी जाती है इस मत के अनुसार, जो कि हमारा क्या है, जो कोबर ने दिया है। और इस सिद्धांत का नाम क्या है, भू अभिनति का सिद्धांत। क्या मेरी बात आ रही है आपको समझ में। अब देखिए लैंग्वेज पे चलते हैं, लैंग्वेज से पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि कोबर का भू अभिनति सिद्धांत क्या कहता है। इस डायग्राम में भी यही बताया गया है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इस मत के प्रतिपादकों का तर्क हिमालय में अवसादी सागरीय चट्टानों की प्राप्ति एवं
उनमें विद्यमान सागरी जीवों के जीवाश्मों पर आधारित है। इन चट्टानों की अतिशय मोटाई के संबंध में उनकी मान्यता है कि इनका जमाव ऐसे सागर में हुआ है जिसका तल अवसादों के बढ़ते भार के कारण अवसाद बढ़ते भार के कारण नीचे धंसता गया, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। हिमालय के इस भू अभिनतिक उद्भव को अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार कर रखा है और इन विद्वानों ने मेल खाते हैं, ठीक है। यही तो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे दबाव बढ़ा, ये अंदर धंसता गया, ये दोनों नजदीक आते गए, समझ रहे हो। और यहाँ पे क्या हुआ, ये एरिया बड़ा था और इसमें क्या हुआ, संकुचन हुआ, सकड़ा हुआ ये क्षेत्र। और फिर इस अवसाद पर प्रेशर बढ़ने की वजह से ये अवसाद इस प्रकार से वलन के रूप में प्रकट होने लगा बाहर। यही क्या है दोस्तों, भूसन्नति। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, तो मैं कहाँ था, वापस से नोटबुक पे चलते हैं। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार पेंजिया के विखंडन के उपरांत निर्मित उत्तर में स्थित अंगारा लैंड एवं दक्षिण में स्थित गोंडवाना लैंड के बीच एक विस्तृत 33 सागर का निर्माण हुआ। वही वाली बात है, दोनों तरफ भूखंड थे, बीच में वही 33 सागर। मध्य जीवकल्प में यह सागर हिमाचल क्षेत्र की जगह फैला हुआ था। और ठीक है ठीक है, वही वाली बातें हैं। आगे चलता हूँ मैं, इसमें और क्या लिखा है। ये देखिए जो मैंने आपको समझाया है अब लैंग्वेज के रूप में। अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियां अपना जल 33 सागर में गिराती थी, ठीक बात है। एवं अपने साथ लाए गए अवसादों या उसी को तलछट बोलते हैं को 33 सागर में जमा करती थी, जिसके कारण 33 सागर का तल अवसादों के बढ़ते भार के कारण नीचे की ओर धंसता चला गया एवं इसके तल के धसाव के कारण अवसादों की परतों की मोटाई बढ़ती गई। क्रिटेशियस काल में इस सागर का नीतल ऊपर उठने लगा, भाई नीचे प्रेशर बढ़ने लगा तो फिर वो नीतल उठने लगा, जिसके कारण उद्भूत वलन से हिमालय के 3 अनुक्रमिक श्रेणियों का निर्माण हुआ। वो वलन इस प्रकार से हुआ, इसी को तो बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये बात है सर, तो ये सिद्धांत उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, भू अभिनति सिद्धांत, ठीक है जी। अब इसमें देखिए आगे क्या लिखा है। इसमें सबसे पहले महान हिमालय का उद्भव आदि नूतन काल में पूर्ण हुआ, ठीक है साहब। इस प्रकार द्वितीय उत्थान से मध्य नूतन काल में लघु हिमालय और तृतीय से अति नूतन काल में बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक पहाड़ियों की श्रेणियों का निर्माण हुआ, जो कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये देखिए इनका क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया था। ये देखिए ट्रांस हिमालय, हिमालय, और उसमें देखिए महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे चलते हैं हम, इस डायग्राम पे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये रही 3 श्रेणियाँ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये पामीर का पठार है, उसके अलावा ये तकला माकन मरुस्थल जो कि चाइना में है, कुनलुन शान और तियन शान ये भी चाइना के ही है, ठीक है सर। अब देखिए पूरी लैंग्वेज पर अब हम प्रकाश डालते हैं। इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा गया था, हिमालय विश्व के जटिल पर्वत क्रम को प्रदर्शित करता है। इसमें क्रेम्बियन से लेकर आदि नूतन काल तक की विविध प्रकार की चट्टानों के जमाव पाए जाते हैं। अत्यधिक वलन से इसमें श्यान वलन, प्रतिवलन एवं ग्रीवाखंड का निर्माण देखा जाता है। शेल संस्तरों में उत्पन्न मोड़ को क्या बोलते हैं, वलन बोलते हैं, ठीक है जी। ग्रेनाइट, नाइस, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, गोलाश्म आदि प्रमुख चट्टानें हैं। कई स्थानों में ये चट्टानें काफी कायांतरित हो गई है। इस जटिलता के कारण ही विद्वानों ने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न प्रकार के विचार यहाँ पे प्रस्तुत किए, जो कि अभी हमने आपके साथ डिस्कस किए, जो कि जो सबसे
पॉपुलर है, वो तो प्लेट टेक्टोनिक्स है, उस पर भी हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने आपके सामने ये वाला सिद्धांत अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से कोबर के द्वारा भू अभिनति सिद्धांत यहाँ पे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात बुक में जो बताई गई है, एक तरफ अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड है, ये नदियाँ आ रही है और नदियाँ अपने साथ अवसाद लेके आ रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस डायग्राम के माध्यम से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट सेशन में अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद जो सबसे फेमस मत है प्लेट विवर्तनिकी, जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और यह सिद्धांत सबसे सटीक माना जाता है, तो इसकी चर्चा, विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। कोई बात समझ में नहीं आई है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पहले के वीडियोस आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको भी जरूर देखें। ठीक है, इसके अलावा आप अगर बुक को ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, सैंपल देखना चाहते हैं पीडीएफ का, तो यहाँ पे आप मैसेज कर दीजिए, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।